अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आपका वेलकम है हमारी वर्कशॉप पे जो कि अरिथमिया और कार्डियक डिजीज़ के ऊपर डिज़ाइन की गई है। मैं हूं आपकी स्पीकर डॉक्टर बिनिश असलम, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट एंड एस्थेटिक फिजिशियन। यहाँ पर मैं एज अ मेडिकल ट्रेनर वर्क कर रही हूँ। मेरी क्लिनिकल प्रैक्टिस डर्मेटोलॉजी एंड एस्थेटिक मेडिसिन में, लेकिन उसके साथ साथ मैं डीपली इन्वॉल्व हूँ ट्रेनिंग एजुकेशन में और उसके साथ प्रिवेंटिव हेल्थ केयर एजुकेशन में। आज का हमारा जो सेशन है मेंबर्स, वो हमारे दो इम्पॉर्टेंट केसेस एरियाज के ऊपर डिपेंड करता है, एक अरिथमिया पे और एक दूसरा कार्डियक डिजीज के ऊपर, जिसके अंदर हम लोग इंक्लूड है कि हम लोग क्रोनिक आर्टरी डिजीज के ऊपर भी बात करेंगे और हार्ट फेलियर पे भी। इस वर्कशॉप के अंदर कोरोनरी आर्टरी डिजीज और हार्ट फेलियर के ऊपर डे 2 के ऊपर हम लोग बात करेंगे, जबकि आज जो है हम अरिथमिया के ऊपर पूरी वर्कशॉप जो है वो करेंगे। इसके अंदर आप लोग मुझसे ज़रूर इस चीज़ के ऊपर आप लोग हैरान होंगे कि हम लोगों ने ये वाली वर्कशॉप को क्यों ऑर्गेनाइज किया है। कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। स्टूडेंट को करवाने का मकसद ये है क्योंकि ये एक लीडिंग कॉस्ट ऑफ डेथ है पूरी दुनिया के अंदर। इसकी वजह से मॉर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा हाई होता है। एक एस्टिमेट के मुताबिक 19.8 मिलियन जो डेथ होती हैं वो इसकी वजह से डेथ होती हैं। 2022 की अगर हम रेट के ऊपर बात करें तो उसके अंदर कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस बहुत ज़्यादा डेथ हुई थी। प्राइमरी काज जो है वो डेथ का वो हार्ट अटैक है, जिसके अंदर स्ट्रोक की वजह से हार्ट अटैक होता है। और दूसरे और बहुत से केसेस आए जिसके अंदर 85% जिनको कोविड हो गया था उसकी वजह से भी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। और जिनका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होता है वो एक रिस्क फैक्टर है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज का, जिसकी वजह से भी डेथ होती है। ग्लोबली अगर देखा जाए तो कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस जो हैं ये एक लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है। और स्ट्रोक और ये सारी चीज़ें मिलके आपकी डेथ के रेट को बढ़ा देती हैं। हम इस चीज़ के ऊपर बात करेंगे कि अरिथमिया क्या है,
उसके अंदर हम डिटेल में छोटी-छोटी चीज़ों के ऊपर आपको आज बात बताएँगे। और उसके बाद टाइप्स के ऊपर भी बात करेंगे, जिसके ऊपर हम आपको बहुत ज़्यादा मैं आपको अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन करूँगी। इस वर्कशॉप के बाद आप लोग इस चीज़ के ऊपर एबल हो जाएँगे कि आप बेसिक अरिथमिया के बारे में भी आपको नॉलेज हो जाएगी और उसके साथ-साथ कॉमन कार्डियक डिजीज़ के बारे में। और फिर आप आइडेंटिफ़ाई कर सकेंगे कि रिस्क फैक्टर क्या हैं, कौन से रेड फ्लैग सिम्पटम्स हैं। अगर हम लोगों को इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस होगी, हमारे इंस्टीट्यूट की वर्कशॉप का करवाने का मकसद ही यही है कि आपको अवेयरनेस दी जाए, तो अवेयरनेस के बाद प्रिवेंटिव केयर को ऑप्ट कर सकता है। यानी हम लोगों का पर्पस एक लीडिंग एजुकेशन का ये है कि हम ऑथेंटिक एजुकेशन को स्प्रेड करके इसकी वजह से जितनी भी मोर्टेलिटी रेट हैं जो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गए हैं, अवेयरनेस की वजह से आप लोग पहले से प्रिवेंटिव केयर कर सकेंगे। तो स्टूडेंट के लिए हमारी वर्कशॉप करवाने का एक और मकसद ये भी है कि आजकल जंग रेट के अंदर बहुत ज़्यादा हाई हो गया है। आपकी लाइफस्टाइल की चेंजेस की वजह से, आपके स्ट्रेस की वजह से और लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से ये चीज़ें डिजीज़ जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। आप कह सकते हैं कि ये एक खामोश कातिल है। ठीक है, तो आज हम अपनी वर्कशॉप का स्टार्ट करते हैं। आपको सिम्पटम्स वगैरह भी इसके अंदर पता चल जाएंगे। तो अब बात करते हैं हम लोग सबसे पहले आपके हार्ट के ऊपर। सबसे पहले आज मैं मेंबर्स आपको सबसे पहले आप हार्ट के बारे में बताऊंगी, थोड़ा सा बहुत वर्बली तौर पे आपको उसकी एनाटमी के बारे में बताऊंगी। उसके बाद मैं आपको जो है उसके जो वॉल्व वगैरह उसके बारे में बताऊंगी। फिर उसके बाद मैं आपको क्यूआरएस जो उसकी वेब नोट्स होती हैं उसके बारे में बताने के बाद जब मैं इस चीज़ को कनेक्ट करूंगी तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से इजीली समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हार्ट के बारे में। हमारी पूरी बॉडी में जो हार्ट है ना वो एक मेन ऑर्गन है। यानी जो जिंदगी जो वजूद में आती है ना, वो हार्ट जो है ना वो सबसे पहले उस चीज को आपको आइडेंटिफाई करके बता रहा होता है। दिल की जो धड़कन होती है, अगर दिल की धड़कन खुदा ना खास्ता रुक जाए तो उसके ऊपर डेथ हो जाती है। जिंदगी जब वजूद में आती है ना, तो सबसे पहले हार्ट जो है वो अल्लाह की तरफ से सबसे पहले तख्लीक पाया गया है। यानी हार्ट की जो चीज़ है, अल्ट्रासाउंड में सबसे पहले हार्ट जो है ना वो सबसे पहले बनता है और उसके बाद जो है उसकी जो बीट्स जो हैं वो सुनने में आती है। तो हार्ट एक ऐसा मेन ऑर्गन है जिसके 4 चैम्बर्स होते हैं। ठीक है, वो आपके चेस्ट में लोकेट करता है और एक एक प्राइमरी पंप के तौर पे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के ऊपर ये प्राइमरी पंप के तौर पे काम करता है। इसके अंदर ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है 1 मिनट के अंदर चारों खाने से घूमता हुआ पूरी बॉडी के अंदर आर्टरीज और वेन के जरिए पूरी बॉडी में स्प्रेड होता है। और ये जो हार्ट बीट्स हो रही होती हैं वो डेली के अंदर 1 लाख से ज्यादा हार्ट बीट्स हो रही होती हैं। इसके अंदर जो 1000 टाइम डेली जो है वो इन बीटिंग के जरिए जो है वो सप्लाई कर रहा होता है टिश्यूज में ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स वगैरह सारी चीजें जो है वो 1 लाख से ज्यादा डेली के अंदर ये न्यूट्रिएंट्स सप्लाई हो रहे होते हैं। अच्छा, इसके अंदर ये जो 4 चैम्बर का हार्ट होता है, इसके अंदर 2 जो होते हैं ना ऊपर के तौर पे जो है ना वो आर्टरिया होते हैं और 2 लोअर के ऊपर वेंट्रिकल्स होते हैं जो सेपरेट कर रहे होते हैं वाल्व्स के जरिए। जो होते हैं ना वो सेपरेट हो रहे होते हैं। इसके अंदर वाल्व्स होते हैं, मिट्रस होते हैं, ट्राइकैप्सिड वाल्व्स वगैरह होते हैं, एओर्टिक होता है, पल्मोनरी होता है। वो क्या करता है, वो इंश्योर क्या करता है, वो मेंबर्स ये इंश्योर करता है कि आपका ब्लड फ्लो जो है वो बहुत ही स्मूथली तौर पे हो रहा है। अब उसके अंदर जो हार्ट पंप करता है ब्लड को, तो उसके ज़रिए क्या होता है कि आपकी ऑक्सीजन, आपके न्यूट्रिएंट्स वो जो है सारे डिलीवर हो रहे थे आर्टरीज के ज़रिए, वेन के ज़रिए। अगर हम लोग जो अरिथमिया के ऊपर बात करेंगे, मैं आपको थोड़ा बताऊंगी, एक्सप्लेन करूंगी कि इसके अंदर जब छोटी-छोटी चीज़ों में थोड़ा सा इम्बैलेंस आ जाता है ना, तो उसकी वजह से क्या चीज़ें कॉज़ हो जाती हैं। और उसके साथ जब पता है क्या करता है कि ये हार्ट जो है आपको डिलीवर तो कर रहा होता है, ऑक्सीजन भी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो रिमूव करते हैं, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह जो होता है वो भी रिमूव करता है उसको। तो ये चीज़ें के हार्ट के ऊपर ये मेन काम है। यानी ये क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स भी सप्लाई करता है पूरी बॉडी में और ऑक्सीजन वगैरह को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिमूव वगैरह भी कर रहा होता है।
कि आप कह सकते हैं कि ये एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम के तौर पे काम कर रहा है। यानी हमारा जो हार्ट है ना, वो इलेक्ट्रिकल सिस्टम के तौर पे काम कर रहा है। इसके अंदर जो होते हैं एक साइनोएलेक्ट्रिकल नोड्स होती हैं, ऐसे नोड कहा जाता है, जिसको हम कह सकते हैं कि अल्लाह ने कुदरती तौर पे हमारे लिए नेचुरली तौर पे एक पेस मेकर के तौर पे डिजाइन किया है। उस ऐसे नोड को वो क्या करता है, आपको इलेक्ट्रिकल इम्पल्स देता है और आपकी जो हार्ट बीट होती है ना, उसके रेट को और उसके रिदम को उसको कंट्रोल करता है। यानी आपके ऐसे नोट के अंदर अगर जरा से भी इम्बैलेंस आएगा ना, तो आपके पूरे हार्ट में मसला आएगा। अच्छा, इसकी लोकेशन क्या होती है, ये आपका जो चेस्ट पे होता है ना, ये आपके थोड़ा सा लेफ्ट साइड के ऊपर होता है, सेंटर में रख के थोड़ा सा लेफ्ट के ऊपर जा रहा होता है। इसकी हेल्थ मेंटेनेंस यानी कार्डियोवैस्कुलर की डिजीज जो होती है ना, उसको हम लोग हेल्थी डाइट के जरिए, एक्सरसाइज के जरिए, स्मोकिंग वगैरह को आप जो है अवॉइड करके, स्ट्रेस को मैनेज करके आप कंट्रोल कर सकते हैं। जब भी हमारे आपकी वर्कशॉप जो है हमने आज इसकी चीज की वजह से डिजाइन की है। अब इसके अंदर ये जो मैंने आपसे बात करी है ऐसे नोट के ऊपर, ठीक है। अब इसके अंदर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्यूआरएस के ऊपर। अब क्यूआरएस के अंदर जो हम बात कर रहे हैं मेंबर्स, तो इसके अंदर क्या होता है कि ये आपके लिए क्यूआरएस जो है ना, वो एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, ठीक है ना। हम जो ईसीजी करते हैं ना, ईसीजी में क्या होता है, वो ट्रेस कर रहा होता है, वो आपकी जो डीपोलराइजेशन हो रही होती है उसको वो ट्रेस कर रहा होता है, और आपके जो लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, उसकी कॉन्ट्रेक्शन जो होती है ना, उसको भी ट्रेस कर रहा होता है। बेसिकली क्या होता है कि 0.06 से लेकर यानी 0.6 से हम 0.10 सेकंड के अंदर जो है ना, वो क्या होता है, इसकी कॉन्ट्रेक्शन हो रही होती है। अब ये जो नॉर्मल कॉम्प्लेक्स सिस्टम है ना वेव का, इसमें क्या होता है, सबसे पहले ये तो आप नहीं देख रहे होते, आप जो ईसीजी कराते हैं किसी भी पेशेंट्स की, तो उसके अंदर जो आप देखते हैं उसकी जो ईसीजी में जो रिदम आ रही होती है, वो पहले सबसे पहले डाउन पे जा रही होती है, डिफ्लेक्शन। फिर वो जो वेव है ना, वो अपवर्ड पे जा रही होती है। फिर सेकंड वेव जो होती है ना, फिर वो डाउन पे जा रही होती। तो ये चीजें जो है ना, ये क्यूआरएस वेव बता रही होती, ठीक है ना। अब ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो होता है ना, वो क्या करता है, आपकी जो वेंट्रिकल होती है ना, उसकी डीपोलराइजेशन को सिग्निफाई कर रहा होता है कि उसके अंदर आपकी कितनी रिदम के ऊपर ये जो काम कर रहा है, बेसिकली आपकी रिदम को बता रहा होता है। अब इनिशियली तेरे तौर पे क्या करता है कि नेगेटिव डिफ्लेक्शन दिखाता है, ठीक है ना। जो क्यू वेव्स दिखा रही होती हैं वो आपकी नेगेटिव डिफ्लेक्शन दिखा रही होती है, और फिर उसके बाद हमने कहा कि क्यू आर एस है ना, अब आर वेव क्या दिखानी है, वो पहली पॉजिटिव डिफ्लेक्शन दिखाएंगे। क्यू ने क्या करा, नेगेटिव डिफ्लेक्शन दिखाई, और आर ने क्या करा, पॉजिटिव डिफ्लेक्शन दिखाई। फिर एस ने क्या करा, फिर नेगेटिव डिफ्लेक्शन दिखाई। इसी तरीके से ये फॉलो करेगा। अब क्या होगा कि नॉर्मल क्यूआरएस ड्यूरेशन जो है ना, वो इस तरीके से होता है कि क्यू होता है, पहले नीचे डाउनवर्ड पे जाती है, फिर वो अपवर्ड पे जाती है, फिर वो डाउनवर्ड पे जाती है। ये जो है ना, नॉर्मल कंसिडर किया जाता है। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल इस क्यूआरएस वेव का जो मैं आपको बता रही हूँ, जो हम लोग इसी चीज में देख रहे होते हैं, ये एबनॉर्मल हो गया, ठीक है ना, इसके अंदर जरा सी भी एबनॉर्मलिटी आ गई, तो उसके अंदर क्या होगा, पता है क्या डिटेक्ट होगा, इसका मतलब ये कि आपकी उसके अंदर ब्लॉकिंग हो रही है। और अगर ब्लॉकिंग हो रही है, तो इसका मतलब ये कि आपको वेंट्रिकुलर अरिथमा हो सकता है, और उसकी मिसाल जैसे ये कि वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया भी हो सकता है। अब इसके ऊपर हम आज बहुत अच्छी तरीके से बात करेंगे कि ये टैकीकार्डिया क्या होता है, ब्रेडिकार्डिया क्या होता है, एट्रियल फिब्रिलेशन क्या होता है। सबसे पहला मेरा आपको बताने का पर्पस ये था, जो मैंने हार्ट रिदम लिखी, उससे पहले मैंने आपको बताने का पर्पस ये था कि आपको ये तो पता हो कि हार्ट बेसिकली क्या है। तो हार्ट क्या है कि एक ऐसा 4 चैम्बर का ऑर्गन है, जिसके अंदर जो ब्लड होता है ना, वो आपका पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसफर हो रहा होता है। वो किसके जरिए ट्रांसफर हो रहा होता है, आर्टरीज और वेन के जरिए ट्रांसफर हो रहा होता है, ठीक है ना। और इसका पर्पस क्या होता है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसफर कर रहा होता है पूरी बॉडी में, और उसके बाद क्या करता है, रिमूव करता है कार्बन डाइऑक्साइड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। यानी एक चीज को लेकर आ रहा होता है, दूसरी चीज को लेकर जा रहा होता है। ये है एक्चुअल मेरा पर्पस कि आपको हार्ट के बारे में बताने का। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि ईसीजी के जरिए हम क्यूआरएस वेव को करते हैं। तो क्यूआरएस वेव के अंदर नीचे पहले डाउन पर जा रही होती है, वो ऊपर अप पर जा रही होती है,
ये डिफ्लेक्शन की जो आपकी वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को बता रहा था कि आपकी जो वेंट्रिकल्स हैं, एट्रिया और वेंट्रिकल जो 4 चैम्बर्स होते हैं, इसके अंदर जो वेंट्रिकल्स हैं उसकी कॉन्ट्रैक्शन सही हो रही है। अगर फॉर एग्जाम्पल इसमें रिदम के अंदर डिस्टर्बेंस आ रही है तो इसका मतलब है आपकी वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन में ब्लॉकिंग होगी। ठीक हो गया। अब उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं इसके ऊपर मेंबर कि अब ये जो मैंने आपसे बात बताई है कि आपके अंदर जो क्यूआरएस वेव के ऊपर बात बताई, ये क्या करता है कि कैसे स्टार्ट कैसे होता है। ये बेसिकली स्टार्ट जो होता है ना वो इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम के जरिए स्टार्ट होता है। और यानी सबसे पहले क्या होता है कि ये सेप्टम के जरिए स्टार्ट होता है और उसके बाद एपेक्स तक जाता है और फिर ये एंड में जाके बेस के ऊपर जाके एंड होता है। यानी सबसे पहले सेप्टम पे स्टार्ट हुआ, फिर उसके बाद बेस एपेक्स तक गया ऊपर तक, फिर उसके बाद फिर बेस के ऊपर चला गया। अब ये जो मैं एपेक्स और ये सेप्टम की बात करी वो एक्चुअली क्या है कि हार्ट का जो सेप्टम होता है ना बेसिकली वो चैम्बर्स में डिवाइड है। ठीक है ना। अब उसके अंदर क्या होता है कि जो एपेक्स होता है ना वो आपका नीचे की तरफ डाउनवर्ड पे होता है और वो लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ जा रहा होता है। ठीक है ना। यानी आपका एपेक्स नीचे की तरफ जा रहा होता है और हार्ट सेप्टम जो होता है ना वो आपका ऊपर की तरफ होता है। इसके अंदर क्या होता है इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम जो मैंने आपसे बताया कि ये चैम्बर्स के अंदर डिवाइड हो रहे होते हैं एपेक्स में और उसके अंदर। और ये आपकी जो है ना फॉर एग्जाम्पल आपकी क्या करता है कि आपकी ये जो पूरा जो ब्लड आपका जो ट्रांसफर हो रहा था क्यूआरएस के अंदर एपेक्स और ये जो सेप्टम के ऊपर, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि वो डाउनवर्ड के ऊपर जाता है फिर अपवर्ड पे जाता है। तो एपेक्स जो है वो आपका अपवर्ड के ऊपर है, सेप्टम जो है वो आपका डाउनवर्ड पे। ठीक है ना। तो इसके ऊपर बताने के बाद मैं जो आपको ये बताना था कि सबसे पहले कि हम इसके ऊपर बात करते हैं कि हार्ट की। अब हार्ट के ऊपर ये वाली चीजें मैंने आपसे बात कर दी। अब इसके ऊपर मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि ऐसे नोट के ऊपर मैंने बात करी थी आपसे। अब ऐसे नोट मैंने आपको बताया कि इनिशियली पेस मेकर है, वो क्या करता है आपकी हार्ट बीट को इनिशिएट करता है। ठीक है ना। जिसके जरिए क्या होता है कि आपकी सारी जो है ना वो ब्लड जो होता है ना वो ट्रेवल कर रहा होता है और वो इंश्योर करता है कि हार्ट जो है ना इफेक्टिवली पंपिंग कर रहा है। हेल्दी हार्ट जो होता है ना वो आपका जो हार्ट रेट जो होता है ना वो 60 से लेकर 100 मिनट 100 बीट्स के दरमियान में होता है। यानी 1 मिनट में आपके 60 या 60 से लेकर मिनिमम से लेकर 60 से लेकर 100 तक आपकी बीट्स हो रही होती 1 मिनट। ठीक है। यानी नॉर्मल रेट की है। यानी हार्ट जो आपका जो है बीट करता है ना वो नॉर्मली तो पे 60 से 100 की बीट्स के ऊपर बीट कर रहा होता है। अब रेगुलर रिदम जो है ना वो आपकी हार्ट की ये बता रही होती है कि आपके जो है ना ब्लड जो है ना वो इफेक्टिवली सप्लाई हो रहा है पूरी बॉडी में और आपको तमाम ऑर्गन्स को ब्लड मिल रहा है और न्यूट्रिएंट्स भी सप्लाई हो रहा है। ठीक है। अगर इसके अंदर जरा सी भी डिस्टरबेंस आ गई इस नॉर्मल रिदम में, जो मेरा आपको बताने का मकसद था कि ऐसे नोट के ऊपर जो नेचुरली पेस मेकर है जो आपकी हार्ट को दे रहा होता है और आपके सबसे पहले सेप्टम पे जाता है फिर उसके बाद एपेक्स के ऊपर जाता है फिर सेप्टम पे जाता है। तो उसके अंदर अगर जरा सी डिस्टरबेंस आएगी तो फिर क्या होगा, इस डिस्टरबेंस की वजह से अरिथमिया होगा। यानी पूरा जो हार्ट है आपका ये मस्कुलर ऑर्गन है। अब उसके अंदर जो है ना ब्लड ट्रांसफर हो रहा है, अगर इसमें जरा सी भी डिस्टरबेंस आएगी ना तो फिर आपका क्या होगा, आपको जो है ना वो अरिथमिया कॉज हो जाएगा। आपकी अरिथमिया होता क्या है, ये मैंने आपको जो क्यूआरएस वेव बताई थी। अब ये देखिए नॉर्मल वेव जो हार्ट बीट्स की हो रही होती है इसके अंदर, इस सबसे पहले डाउनवर्ड पे गया फिर अपवर्ड पे गया फिर डाउनवर्ड पे गया। ये मेरा आपको बताने का मकसद था। क्यू फिर आर फिर एस। यानी पहले सेप्टम पे फिर एपेक्स पे फिर उसके बाद फिर सेप्टम। ये था मेरा बताने का मतलब। ये तो नॉर्मल हार्ट बीट आप देख रहे होते हैं ना, ये ईसीजी में जो नजर आ रही होती है मेंबर्स, क्या आप देखते हैं ये नीचे पहले डाउनवर्ड पे फिर ऊपर गई है फिर उसके बाद डाउनवर्ड पे गई है। कि ये जो चीज चल रही होती है ना ये नॉर्मल हार्ट बीट को बता रही होती है। ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल ये हार्ट बीट जो है ना फास्ट हो जाती है, ये मैं आपसे पूरा डिटेल में बताऊंगी आपको, फिर फास्ट हो जाती है वो टैकीकार्डिया पे चली जाती है। ठीक है ना। अब इसके ना हार्ट बीट ज्यादा हो रही होती है। ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है कि फिर उसके बाद आपकी जो होती है ना वो स्लो हो जाती है, अगर तो फिर आपकी वो ब्रेडिकार्डिया हो रही होती है। अगर फॉर एग्जाम्पल इरेगुलर हार्ट बीट हो गई
तो ये चीजें मैं आपको अभी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूंगी। सबसे पहले मैंने आपको क्यूआरएस के बारे में बताया, ठीक है। अब मैं आपको इसके ऊपर अरिथमिया के ऊपर हम बात कर रहे थे कि अगर डिस्टर्बेंस आ गई तो अरिथमिया होता है। अब अरिथमिया होता क्या है? अरिथमिया बेसिकली क्या होता है कि ये एबनॉर्मलिटी है हार्ट की, यानी हार्ट की जो रिदम है ना, उसके अंदर एबनॉर्मलिटी आ गई है, यानी वो डिस्टर्बेंस आ गई है उसके अंदर हार्ट की रिदम में, तो उसको हम अरिथमिया कहते हैं। यानी या तो कभी हार्ट बीट बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएंगी, या तो हार्ट बीट बहुत ज्यादा स्लो हो जाएंगी, या कभी कभी इरेगुलर हार्ट बीट हो जाएंगी, तो वो अरिथमिया कहलाता है। अरिथमिया खुद जो है ना, वो इट्सेल्फ कोई डिजीज नहीं है, लेकिन उसकी वजह से बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन और डिजीज अंदर की अंडरलाइन कंडीशन को वो आपको आइडेंटिफाई करके बता रहा होता है। यानी आप इसको, मैं आपको इस तरीके से बताती हूँ, आप इसको ये समझ सकते हैं कि जैसे हमारी बॉडी में है ना, आपको पता है कि फीवर होता है। अब जब फीवर होता है ना, तो वो फीवर खुद कोई डिजीज थोड़ी है। फीवर आपको इंडिकेट कर रहा होता है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग इन द बॉडी। इसी तरीके से हमारे हार्ट के ऊपर, जैसे मैंने आपको बताया, पूरा हार्ट जो है आपका इलेक्ट्रिकल इम्पल्स सिस्टम होता है आपका, वो डिटेक्ट करके वो सिग्नल्स दे रहा होता है। तो अगर हार्ट के अंदर जरा सी भी डिस्टर्बेंस आएगी ना, तो वो आपकी सबसे पहले धड़कन मुतासिर करेगी, आपकी हार्ट बीट्स मुतासिर करेगी। जो 60 से 100 जो नॉर्मल है ना 1 मिनट में, उसके अंदर क्या तो क्या होगा कि हार्ट बीट बहुत ज्यादा हो जाएंगी, फास्ट हो जाएंगी, आपकी नॉर्मल हो गई, या आपकी एबनॉर्मल हो गई, या आपकी बहुत स्लो हो गई। अब ये चीज जो है ना, आपकी जो धड़कन है, आपको ये पता चल रहा है कि फास्ट हो रही है या स्लो हो रही है, तो आप इसको ऐसे बुखार की तरह समझ लें, फीवर की तरह। तो वो खुद डिजीज नहीं है, वो आपको बता रही है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद योर हार्ट। अब अगर हम इस चीज को समझ लेंगे और हमें ये सारे कॉजेस पता चल जाएंगे, तो डेफिनेटली बात है, आप जो है उसकी प्रिवेंटिंग मेजर जो है आसानी से ले सकते हैं। तो मोर्टेलिटी रेट जो होगा, ऑब्वियसली बात है, अगर सारे लोगों को इस चीज की अवेयरनेस हो जाएगी, तो वो उस चीज के ऊपर अगर इस चीज पे नजरसानी करेंगे और प्रिवेंशन इस चीज की उसको इस्तेमाल करेंगे, तो आपको पता है कि इस चीज की वजह से बहुत सारे खतरा से हम लोग बच सकते हैं। अब क्या होगा कि अगर हम इसके ऊपर अरिथमिया के ऊपर जो बात कर रहे थे, कुछ अरिथमिया क्या होता है, कुछ अरिथमिया जो होते हैं ना, वो हार्मलेस होते हैं, वो टेम्परेरी होते हैं। लेकिन कुछ जो होते हैं ना, वो अरिथमिया ऐसा होता है कि आपको बहुत ही लंबे अरसे तक, जो क्रॉनिक होता है ना, वो उस तक चलता है, ठीक है ना, और उसकी वजह से आपकी जान को खतरा लाहक हो सकता है। अच्छा, क्या होता है कि मैंने आपसे ये बात करी कि कुछ अरिथमिया जो होते हैं ना, वो हार्मलेस होते हैं, वो टेम्परेरी होते हैं। इसके अंदर क्या होता है, कभी किसी किसी को ना बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है, किसी भी चीज के ऊपर, कोई भी खुदा ना खासा उसका लाइफ इवेंट ऐसा हुआ है जिसकी वजह से उसको स्ट्रेस हो गया, तो उसकी हार्ट बीट जो है ना बहुत ज्यादा फास्ट हो गई। तो ये टेम्पररी चीज है। अगर उसका स्ट्रेस खत्म हुआ और उसने चीज को झटका, तो उसके बाद उसकी चीज सेट हो गई, तो दैट्स द टेम्पररी कंडीशन। किसी के साथ ऐसा मसला नहीं होता, किसी के साथ ऐसा भी हो रहा होता है कि उसकी हार्ट बीट जो होती है ना, वो फास्ट बार बार हो रही होती है, कि जो फ्लक्चुएशन आ रही है बार बार, तो इसका मतलब ये कौन कंडीशन है, और ये लाइफ थ्रेटनिंग है। तो इसके ऊपर हमें काम करने की जरूरत है, हमें इस चीज को आइडेंटिफाई करने की जरूरत है, ठीक है। अब इसके ऊपर हम बात करते हैं कि आपकी अरिथमिया की टाइप्स के ऊपर। ये तो मैंने आपको अरिथमिया तो बता दिया। अब इसके अंदर मैंने आपको ये भी बता दिया कि ऐसे नोट क्या होती है। ऐसे नोट जो होती है बेसिकली नेचुरल पेस मेकर होता है, यानी अल्लाह ने कुदरती तौर पे हमारे लिए पेस मेकर दिया हुआ है, वो ऐसे नोट है, ठीक है ना। खुदा ना खाता कि जिसका मसला आता है ना, तो उसके लिए हम पेस मेकर लगाते हैं। उसके ऊपर भी हम आज आपसे मेंबर्स बात करेंगे इसके ऊपर अच्छी तरीके से। अब जो एट्रियल फिब्रिलेशन है ना, ये इसके अंदर जो आपकी जो टाइप्स आती हैं एरिथमिया की, उसके ऊपर मैं आपको ये एट्रियल फिब्रिलेशन बताऊंगी, जो आपको मैंने इस पिक्चर के जरिए आपको बताया हुआ है। कार्डिक अरिथमिया के अंदर के नॉर्मल हार्ट रेट के अंदर तो ऐसे नोट के अंदर इस तरीके से जा रहा होता है, लेकिन जब एट्रियल फिब्रिलेशन होती है तो उसमें कैसे जाता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको अरिथमिया की टाइप्स बताती हूँ, उसके बाद उसी टाइप्स के अंदर एट्रियल फिब्रिलेशन को आप आइडेंटिफाई करेंगे, फिर आपको मैं बताने के बाद दोबारा इस पिक्चर के ऊपर आएंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं अरिथमिया की टाइप्स पे। अब नॉर्मल हार्ट रेट के ऊपर तो मैंने बता दिया कि वो पहले डाउनवर्ड पे जाता है, फिर अपवर्ड पे जाता है, फिर डाउनवर्ड पे जाता है, जो नॉर्मल हार्ट रेट होता है, ठीक है ना। अब ये आपके दिमाग में होगा कि 60 से 100 पे, ये नॉर्मल पे, ठीक है। अगर ईसीजी के अंदर 60 टू 100 के दरमियान में हार्ट बीट आ रही है 1 मिनट में, तो दैट मीन दैट्स नॉर्मल, ठीक।
अब उसके अंदर मैंने आपसे बात करी टैकीकार्डिया। अब टैकीकार्डिया के ऊपर बात करते थे। टैकीकार्डिया के अंदर क्या होगा, आपकी जो हार्ट बीट्स होंगी ना, वो जो नॉर्मल है ना रेड, उससे ज्यादा हो गई, फास्ट हो गई, बहुत ज्यादा। तो ये किस वजह से हो सकता है? ये कभी कभी किसी को बहुत स्ट्रेस होता है, किसी को फीवर होता है, उसकी वजह से भी होता है, या फिर ये तो टेम्परेरी हो गया कि फीवर और स्ट्रेस की वजह से हो गया। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी हार्ट की कंडीशन खराब हो गई है, उसकी वजह से हार्ट बीट बहुत फास्ट हो गई है। तो ये जो मैंने आपसे तीसरी वाली बात करी है ना कि हार्ट की कंडीशन खराब होगी, यही लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। अगर आप इस चीज के ऊपर आपको पता है कि अब आपको पता चल गया कि अगर फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेस की वजह से और आपने स्ट्रेस को ओवरकम कर लिया और आपने स्ट्रेस के बाद वो चीज सही हो गई, दैट्स मीन इट्स टेम्परेरी। आपको फीवर है, उसकी वजह से भी क्या होता है कि हार्ट बीट कभी कभी बहुत फास्ट हो जाती है, टेम्परेरी कंडीशन है। फीवर सेट हुआ, आपका कोई इन्फेक्शन है, फीवर आपने उसके ऊपर करा, आपने उसको एंटीबायोटिक वगैरह दी, सेट हो गया, हार्ट बीट सेट होगी, नॉर्मल, टेम्परेरी। तीसरी वाली कंडीशन मैंने आपको बताई, हार्ट की कंडीशन खराब हो गई। हार्ट कंडीशन खराब होने के बाद वो चीज फ्लक्चुएट करेगी ना, बार बार आपकी हार्ट बीट फास्ट होगी। इसके ऊपर हम लोग जो है इस चीज को डिटेक्ट करेंगे कि उसके अंदर कौन सी ब्लॉकिंग होगी। जो मैंने आपसे वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन बता रहा होता ना, ईसीजी, तो उसके अंदर ब्लॉकिंग हो गई, तो वो सारी चीज़ों फिर हम लोग बाकायदा फर्दर हम उसके टेस्ट करते हैं, तो फिर उसके जरिए पता चलता है कि कौन सी अंडरलाइन कंडीशन है जिसकी वजह से उसको टैकीकार्डिया हो रहा है। इसके ऊपर समझने की जरूरत थी। अब क्या होता है कि ब्रेडिकार्डिया पे बात करते हैं। ब्रेडिकार्डिया क्या होता है? ब्रेडिकार्डिया के अंदर जो नॉर्मल हार्ट बीट्स है ना, वो स्लो हो गई। अच्छा, ये पता है किसके साथ हो जाता है? ये ज्यादातर उनके साथ होता है जो एथलीट्स होते हैं ना, उनके साथ हो जाता है। उनकी हार्ट बीट बहुत स्लो रेट पे हो जाती है, तो ये भी आपकी डिजीज को इंडिकेट कर रहा होता है। अब इसके अंदर जो है एट्रियल फिब्रिलेशन का मैंने आपसे बताया था, जो मैंने पहले पिक्चर्स आपसे शेयर करी, उसके अंदर क्या होता है कि आपकी जो हार्ट बीट्स होती है ना, वो इरेगुलर हो जाती है, और जिसकी वजह से आपकी जो रिदम होती है ना हार्ट बीट की, वो बहुत रैपिड हो जाती है, बहुत फास्ट हो जाती है। इसकी वजह से क्या होता है, जो एट्रियल फिब्रिलेशन यानी आपकी हार्ट बीट की जो रिदम है ना, वो डिस्टर्ब हो गई है, यानी बेतरतीब हो गई है। ठीक है। अब उसकी वजह से क्या होगा कि आपकी जो क्लॉटिंग होगी ना, जो ब्लड जो है ना, वो क्लॉट बनना शुरू हो जाएगी, क्योंकि हार्ट पे जब रिदम उसकी इरेगुलर हुई है ना, बेतरतीब हुई है, तो इसकी वजह से जो ब्लड आपका फ्लो कर रहा है ना, उसमें क्लॉट्स बनना शुरू हो जाए। और अगर एट्रियल फिब्रिलेशन पे जो मैंने बात करी थी, ये जो पीछे मैं आपको बताया, अगर जब क्लॉट बनना शुरू हो गए ना, ये एट्रियल फिब्रिलेशन की इम्पल्स, आपको सिग्नल्स जा रहे हैं आपकी हार्ट बीट के। अब क्या हुआ, क्या मैं एक बात बताती हूँ कि इसके अंदर ये जो आप देख रहे हैं ना, ये छोटे छोटे ये जो एट्रियल फिब्रिलेशन के जो इम्पल्स जा रहे हैं, इसके अंदर आप ये देखें कि इसके अंदर ये जो मैंने आपको बताया, ये जो ग्रीन का मैं आपको बता रही हूँ जो सिग्नल्स है, ये आप देखें कि अगर इसके अंदर क्लॉटिंग बनना शुरू हुई है ना, तो आपकी जो इम्पल्स है ना, जो सिग्नल्स जा रहे हैं आपको, वो बहुत ज्यादा तेज हो जाएंगे, रैपिडली हो जाएंगे। अगर आपकी अरिथम ये जो एट्रियल फिब्रिलेशन है, इसके अंदर जब हार्ट बीट इरेगुलर होगी ना, तो क्या होगा, आपके क्लॉट्स बनना शुरू होंगे। जब क्लॉट्स बनना शुरू होंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा, स्ट्रोक के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। और उसकी वजह से एक और चीज भी होती है कि जब आप क्लॉट बनते हैं, तो आपकी जो वेंट्रिकल है ना, उसके जो सिग्नल्स जा रहे हैं, वो बहुत फास्ट जाएंगे, रैपिडली जाएंगे। तो डेफिनेटली बात है, जब वो रैपिडली जाते रहेंगे, तो आपके सिग्नल जब रैपिडली जा रहे हैं, तो इसका मतलब है हार्ट बीट जो है वो कंटिन्यूसली तौर पे रिदम जो होगा इरेगुलर हो जाएगा। तो एट्रियल फिब्रिलेशन के अंदर क्या होता है कि आपकी जो रिदम होती है ना, वो इरेगुलर हो जाती है, जिसकी वजह से क्लॉट्स बन सकते हैं। अब इसके अंदर मैंने एक पिक्चर और लगाई है मेंबर्स, ये जो मैंने आपको बताया है कि इसके अंदर ये तीन जो है ना, ये तो आप ये जो आम में से लेमेंस के ऊपर बात करें, तो वो तीन जो है वो आपको ऐसे लोगों को पता होता है कि भाई टैकीकार्डिया, ब्रैडीकार्डिया, फिर एट्रियल फिब्रिलेशन का भी मैंने बता दिया। देखिए, मैंने यहाँ पर जो पिक्चर लगाई है आपके सामने, इसके अंदर मैंने आपके सामने बहुत सारी चीज़ें लगाई हैं। इसके अंदर मैंने आपको वीटी भी बताया है, पीएसवीटी भी बताया है, वेंट्रिकल फिब्रिलेशन भी बताया है, एट्रियल फिल्टर में आपको हर चीज़ के अंदर छोटी छोटी मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करती हूँ इसमें।
अब इस पे बात करते हैं हम एट्रियल फ्लटर पे। अब एट्रियल फ्लटर क्या होता है? अब एट्रियल फ्लटर जो है ना वो एक ऐसी टाइप है, इसके अंदर मेन पे क्या होता है कि आपका जो है ना सुप्रावेंट्रिकल जो है ना टैकीकार्डिया, जो सुप्रावेंट्रिकल यानी मैंने आपको 4 बताया था ना, सुप्रा और इंट्रा। अब इसके अंदर जो सुप्रावेंट्रिकल टैकीकार्डिया होगा ना वो फास्ट होगा, यानी उसके अंदर हार्ट रेट आपका फास्ट हो जाएगा। यानी आपका जो अपर चेंबर है ना हार्ट का, जो एट्रिया कहलाता है, वो इतना फास्ट हो जाएगा कि जो 60 से 100 के अंदर है वो आपका 250 से 350 टाइम्स तक पहुंच जाएगा। यानी इतना फास्ट हो गया। यानी इतना फास्ट होने के बाद क्या होगा कि आपकी जब ECG आप आएंगे तो 2:1 के तौर पे ब्लॉकिंग नजर आ रही होगी। इसके अंदर पता है क्या होता है? इसके अंदर जब एट्रियल फ्लटर होता है, जो आपकी टेकीकार्डिया को कर रहा होता है, आपकी सुप्रावेंट्रिकल आपका जो ऊपर का चैम्बर्स होता है, इसके अंदर क्या होता है, जो जिसको ये होता है ना उसको पैल्पिटेशन हो रही होती है, डिजीनेस हो रही होती है, फटीग हो रही होती है, और उसको चेस्ट पेन होता है पेशेंट। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है कि ये एक ऐसा राइट एट्रियम के ऊपर होता है ना, बेसिकली क्या होता है कि आपका जो हार्ट का जो नेचुरल पेस मेकर है ना उसको बहुत ज्यादा वो ओवरराइड कर देता है। ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपकी धड़कन जो है ना वो इतनी तेज हो जाती है कि वो 250 से 350 पे पहुंच गई। आपको सोचे ना, आप इस चीज को थोड़ा सा सोचें कि अगर मैं आपको 60 से 100 में बता रही थी नॉर्मल, अब वो 250 तक पहुंच गई है और 350 तक पहुंच गई, तो वो क्या उसके ऊपर पेशेंट के ऊपर आ रहा होता है। तो जिस सिम्टम्स नजर आ रहे होते हैं, उसको चक्कर आ रहे होते हैं, उसको जो वो बेहोश भी हो जाता है, किसी किसी को चेस्ट पेन बहुत ज्यादा हो रहा होता है और पैल्पिटेशन हो रही होती है। तो ये सारी चीजें जो है एट्रियल फ्लटर में हो रही होती है। ठीक है। अब उसके बाद मैंने दूसरी बात करी PSVT पे। इसके अंदर क्या होता है कि ये जो होता है ना बेसिकली ये भी होता है पैरा ऑक्सीमल, ये भी सुप्रावेंट्रिकल होता है। इसके अंदर टैकीकार्डिया होता है, लेकिन इसके अंदर पैरा ऑक्सीमल हो रहा होता है। इसके अंदर क्या होता है कि आपको एकदम अचानक जो होता है ना, एकदम आपकी हार्ट बीट जो है ना वो बहुत तेजी पे जाएगी। यानी उसके अंदर तो ब्लॉकिंग बता रहा था कि सुप्रावेंट्रिकल टैकीकार्डिया वो 250 से 350 पे गया, उसके अंदर एकदम अचानक नहीं होता, इसके अंदर अचानक होता है PSVT में, पैरासिमल के अंदर। इसके अंदर 120 से एकदम जो होती है ना वो 230 पे पहुंच जाएंगे हार्ट बीट्स। और वो फौरन जो है ना वो क्या होता है, वो कहाँ से स्टार्ट हो रही होती है, वो वेंट्रिकल से स्टार्ट हो रही होती है। इसके अंदर क्या होता है कि उसके अंदर तो रैपिड सर्किट हो रहा होता है, इसके अंदर शॉर्ट सर्किट होता है हार्ट बीट का। इसके अंदर भी आपको चक्कर आते हैं और आपको पैल्पिटेशन हो रही होती है, आपकी सांस जो होती है ना वो बहुत मुतासिर होती है, सांस लेने में बहुत दुश्वारी हो रही होती है। ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है कि एकदम स्टार्ट होती, एकदम ही बंद हो जाती, ये स्टार्ट होगी एकदम स्टॉप होती, एकदम स्टार्ट हुई और एकदम स्टॉप हो गई। तो ये चीज जो है ना PSVT में हो रही होती है। इसके अंदर भी टैकीकार्डिया होता है, लेकिन स्टॉप और सडन जो है ना वो एकदम स्टार्ट, और ये जो है ना फौरन एकदम फ्लक्चुएट होता है, एकदम बंद हो जाता है। तो ये चीज इसमें हो रही होती है PSVT में। अब इसके ऊपर बात करते हैं हम वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन पे। इसके अंदर क्या होता है, ये बहुत खतरनाक होती है, ये भी लाइफ थ्रेटनिंग है। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन के अंदर क्या होता है कि आपके जो हार्ट रिदम होते हैं ना, जो आपके वेंट्रिकल में होते हैं, वो क्या करते हैं, बजाय के पंप करने की क्या होता है, वो आपके कार्डिक अरेस्ट दे देते हैं। ये वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में ये होता है। आपको क्या होता है कि आप जो है ना आपका जो होश होता है ना वो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाती है आपको। आप जो है ना वो एकदम आपको बेहोशी सी तारी होने लग जाती है। ये जो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन होती है ना, इसके अंदर क्या होता है, ये ऐसा खतरा है कि इसके ऊपर फौरन जो है ना इमरजेंसी ट्रीटमेंट देना पड़ता है, यानी आपको CPR देना मस्ट होता है प्रीमियरली सबसे पहले। और आप इसको डिफिब्रिलेशन वगैरह शॉक वगैरह देते हैं ताकि आपकी जो रिदम है ना वो नॉर्मल पे आ जाए। अगर हमने इसके ऊपर ट्रीटमेंट नहीं दिया, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो गई, ब्लॉकिंग हो गई, वो क्लॉट बन गया, तो फिर क्या होगा, अगर हमने डिफिब्रिलेटर नहीं दिया, अगर फॉर एग्जाम्पल हमने CPR नहीं दिया, तो क्या होगा, वो उसकी डेथ हो सकती है। एकदम क्या होगा कि इंसान जो है ना वो एकदम बेहोश होकर जमीन पे गिर जाए और उसके ना कोई पल्स नहीं आ रही होगी उसकी। तो ये जो है ना इसके ऊपर फौरन ट्रीटमेंट करना बहुत जरूरी होता है। अब इसके ऊपर बात कर लेते हैं मेंबर्स के, इसके ऊपर हम लोग बात करते हैं BT के ऊपर कि वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया क्या होता है। वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया एक सीरियस हार्ट रिदम की डिजीज होती है।
इसके अंदर क्या होता है कि मेंबर कि इसके अंदर भी आपका जो ना ये जो वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया इसके अंदर भी आपकी हार्ट बीट जो होती है ना वो तेज जारी होती है और 100 बीट से आपकी जो है ना वो पर मिनट जो है ना उससे फास्ट हो जाती है। लेकिन अगर जो मैंने आपसे पीएसवीटी की बात करी थी, एट्रियल फ्लटर की बात करी थी, उसके अंदर तो सडन स्टॉप हो गया था। उसके अंदर क्या होता है 250 से 350 पे चले गया था। लेकिन इसके अंदर हार्ट बीट जो जारी होती है ना ये भी लैक्स रेटिंग है, लेकिन वो 30 यानी 1 मिनट में जारी होती है ना, यानी 60 से 100 के ऊपर। उसके अंदर क्या होता है कि आप 30 सेकंड के अंदर इतनी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। ठीक है। और वो क्या करता है आपका हार्ट जो है ना प्रिवेंट किससे कर देता है, यानी आपका जो हार्ट जो है ना पूरा जो ब्लड आपका जो ट्रांसफर हो रहा है स्प्रेड होकर पूरी बॉडी में जा रहा है, वो क्या होता है कि वो उसको रोकता है हार्ट को, जिसकी वजह से आपका पूरा बॉडी के अंदर जो ब्लड फ्लो होता है ना जो पूरे ऑर्गन्स में जा रहा है उसको मुतासर करता है। तो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन क्या होता है कि इसकी वजह से आपकी जो हार्ट का फ्लो होता है ना ब्लड फ्लो वो मुतासर हो जाता है। तो उसके अंदर भी आपका टेकिकार्डिया हो रहा होता है क्योंकि आपका 1 मिनट के अंदर के बजाय वो आपका 30 सेकंड के ऊपर पहुंच जाता है, जिसकी वजह से ब्लड जो होता है ना फ्लो आपका रिड्यूस होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है उसमें भी आपको पैल्पिटेशन हो रही होती है, आपको चक्कर आते हैं, चेस्ट पेन होता है। ये सारी चीजें जब आप फर्दर टेस्ट करते हैं तो आइडेंटिफाई होती है। ठीक है। अब इसके ऊपर बात करते हैं मेंबर्स के अरिथमिया के कॉजेज के ऊपर बात करते हैं कि मैंने आपसे कहा कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज जो होती है ना उसकी वजह से होता है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज जो है ना मेंबर हम कल भी करेंगे, तो मैं आपको उसको अभी सबसे पहले ये बता देती हूँ कि उसके ना क्या होता है कि आपकी जो आर्टरीज होती है ना उसके ना प्लाक बनना शुरू हो जाता है। जब कोलेस्ट्रॉल जो होता है ना जिनका लेवल बहुत हाई होता है ना तो उसकी वजह से क्या होता है कि उनके प्लाक बन जाते हैं, पर आर्टरीज होती है ना वो ब्लॉक होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से उनको एंजाइना के अटैक वगैरह होते हैं। तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज एक ऐसी डिजीज है जिसकी वजह से प्लाक बनता है और इसकी वजह से आपका ब्लड फ्लो जो होता है ना वो रिड्यूस हो जाता है, उसको ब्लड जो होता है ना वो बहुत दिक्कत से कम कम मिल रहा होता है और आपका ब्लड जो है ना वो हार्ट तक पहुंचने में बहुत ही दिक्कत हो रही होती है उसको, ऑक्सीजन को भी और ब्लड फ्लो को भी। तो इसकी वजह से क्या होता है कि इंसान को चेस्ट पेन होता है, यानी एंजाइना वगैरह भी होता है और आपको सांस लेने में दुश्वारी हो रही होती है, बहुत फटीग हो रही होती है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक हो जाते हैं। तो क्रोनरी आर्टरी डिजीज तो ये, इसके बारे में कल हम लोग और डिटेल में बात करेंगे। ठीक है। अब इसके ऊपर बात करते हैं कार्डियोमायोपैथी, यानी इसके ना हार्ट जो होता है ना वो इनलार्ज हो जाता है, बड़ा हो जाता है। ये क्या होता है इसके अंदर आपकी ये कार्डियोमायोपैथी क्या होती है कि आपकी हार्ट मसल की डिजीज होती है ना, क्योंकि मस्कुलर ऑर्गन है ना हार्ट जो। अब ये हार्ट मसल की डिजीज है, इसके अंदर हार्ट जो होता है ना वो थिक हो जाता है। ठीक है ना, और रिजिड हो जाता है और इतना बड़ा हो जाता है कि ब्लड को पंप करने के अंदर बहुत डिफिकल्टी हो रही होती है। ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि आपकी जो मेन टाइप क्या होती है इसके अंदर जो कार्डियोमायोपैथी हो रही होती है, जो हार्ट जो बड़ा हो जाता है, इसके अंदर क्या होता है कि वो आपके जो ना आपकी जो वेसल्स होते हैं ना वो फैल जाते हैं, एक तो बहुत कमजोर हो जाते हैं और इनलार्ज हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। ठीक है ना। अच्छा, उसके ना रिजेक्टनेस जो होती है ना बहुत ज्यादा रहती है, बहुत स्टिफ हो जाते हैं, मतलब जैसे तन से नहीं जाते। ठीक है। वो ऐसा बन जाता है, जिसकी वजह से ब्लड को पंप करने में बहुत दुश्वारी हो रही होती है। अब ये क्या होता है कार्डियोमायोपैथी की बेसिकली वजह क्या होती है कि जिनको बहुत ज्यादा हाई ब्लड प्रेशर रहता है ना लॉन्ग टर्म के ऊपर, उनको भी कार्डियोमायोपैथी यानी उनका हार्ट जो होता है ना वो थोड़ा सा इनलार्ज हो जाता है, कार्डियोमायोपैथी हो जाती है। किसी को क्या होता है कि किसी के जो वॉल्व होते हैं ना उसके अंदर प्रॉब्लम आती है, उसकी वजह से भी उसका हार्ट इनलार्ज हो सकता है। जो लोग बहुत अल्कोहल पीते हैं ना उनको भी इस चीज की प्रॉब्लम हो जाती है। किसी का जेनेटिकली की वजह से भी होता है, यानी जीन के अंदर म्यूटेशन होती है ना, इनहेरिट करता है, तो उसकी वजह से भी हो जाता है। दूसरी चीजें भी इसकी कॉज करती हैं, यानी आपको डायबिटीज है, खुदा ना खास्ता ओबेसिटी है, तो उसकी वजह से भी कार्डियोमायोपैथी वगैरह हो सकती है, फैमिली हिस्ट्री की वजह से भी हो जाती है। तो ये कार्डियोमायोपैथी का बेसिकली बात की। अब इसके बाद वॉल्व डिसऑर्डर के बाद बात करते हैं। तो वॉल्व डिसऑर्डर के अंदर क्या होता है कि हार्ट के जो वॉल्व्स होते हैं ना, जो 4 वॉल्व्स हैं, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है कि जो हार्ट वॉल्व्स जो होते हैं ना उसके अंदर प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है, यानी एओर्टिक पे, मिट्रल पे, या पल्मोनरी पे, या ट्राइकस्पिड पे।
ये क्या होता है कि ये खुलने में ना नाकाम होता है, या यानी क्योंकि वॉल्व्स का काम ये होता है कि वो ओपन होते हैं और क्लोज होते हैं ना, तो उसके अंदर क्या होता है कि वो फेल हो जाते हैं। ठीक है ना। अब वो वॉल्व जो होता है ना वो पूरी तरीके से खुल नहीं पा रहे, पूरी तरीके से बंद नहीं हो पा रहे। कभी कभी क्या होता है वॉल्व आधी तरीके से काम कर रहा होता है, कभी कभी पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाता है। तो उसकी वजह से ब्लड फ्लो जो होता है ना डेफिनेटली बात है वो डिस्टर्ब हो रहा होता है, और वो हार्ट को फ्री बहुत फोर्स कर रहा होता है वर्क करने के लिए। ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि आपको पता है कि इसकी वजह से क्या होता है कि वो बहुत जो है ना वो जो ब्लड फ्लो हो रहा है उसके अंदर बहुत नैरो हो जाता है और लीक होना शुरू हो जाता है। डेफिनेटली बात है ना, आपको पता है कि वाल्व जब बंद नहीं हो रहे या फिर पूरे बंद हो गए तो उसके बाद हार्ट को दिक्कत हो रही है। अब जब वो हार्ट को दिक्कत हो रही है तो ऑब्वियसली बात है कि उसके अंदर जो ब्लड फ्लो कर रहा है आपकी जो आर्टरीज में वेन्स में वो नैरो होना शुरू हो गई। ठीक है। और जिसकी वजह से जब वो नैरो होना शुरू होंगी तो वो पीछे से फोर्स लग रही तो उसकी वजह से लीकिंग हो जाएगी ना। तो जब लीकिंग हो जाएगी तो उसकी वजह से क्या होगा कि सांस लेने में उसको दुश्वारी होगी, उसको फटीक होगी, उसको चक्कर आएंगे, उसके चेस्ट में पेन होगा, और उसके जो एंकल्स होते हैं ना उसके अंदर भी स्वेलिंग आ सकती है, उसके एब्डोमेन में भी स्वेलिंग आ सकती है। ठीक है। तो ये चीजें तो जो मैंने आपसे बताया है कि अरिथमिया जो है किन किन को हो सकता है, यानी अरिथमिया की कॉजेज क्या होती हैं कि अगर फॉर एग्जाम्पल, यानी मैंने अभी जब भी आपको बताया था कि खुद जो है ना वो इट्सेल्फ डिजीज नहीं है, लेकिन अरिथमिया के कॉजेज क्या होते हैं कि अगर खुदा ना खासा किसी को कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो गई, यानी किसी की आर्टरी जो है ना वो ब्लॉक हो गई है, क्लॉटिंग हो रही है ना, तो उसकी वजह से भी क्या होगा, आपकी धड़कन तेज होगी या स्लो होगी। तो आपको अरिथमिया ये बता रहा है कि अंदर आपकी कंडीशन में कोई आपकी हार्ट में प्रॉब्लम हो रही है। तो अगर आप फर्दर टेस्ट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो इसकी वजह से इंसान जो है वो बच सकता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने ये चीज ऐसी ही रखी है जैसे हम लोग जो फीवर के लिए होता है कि फीवर इट्सेल्फ डिजीज नहीं है। अब उसके बाद अगर किसी को लॉन्ग टर्म पे हाई ब्लड प्रेशर है तो उसका हार्ट इनलार्ज हो गया तो उसकी वजह से भी उसको अरिथमिया कॉज होगा। अब वो अरिथमिया आपको बता रहा होगा, अरिथमिया की वजह से आपको पता चला होगा धड़कन बहुत तेज हो रही है, टैकीकार्डिया हो रहा है बहुत ज्यादा। तो आप फर्दर चीज करेंगे, उसको डायग्नोस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हार्ट जो है वो इनलार्ज हो गया है। उसको उसकी फैमिली हिस्ट्री वगैरह को लेंगे, उसकी जीन वगैरह के बारे में पूछेंगे, डायबिटीज का रिस्क फैक्टर और ज्यादा पूछेंगे, ओबेसिटी के बारे में पूछेंगे, तो उससे पता चल जाएगा। हम लोगों को जो अल्कोहल की कंजप्शन करते हैं उसकी वजह से भी होता है, वॉल्व के डिसऑर्डर की वजह से भी आपको अरिथमिया, आपको उसकी वजह से भी आपको हो सकता है कि आपके वॉल्व जो है वो काम करना बंद कर रहे हैं या थोड़ी सी खराबी पैदा होगी, उसकी वजह से अरिथमिया हो जाएगा। मायोकार्डियल इन्फेक्शन, यानी जिसका नाम हार्ट अटैक कहते हैं, ये क्या होता है, इसके अंदर आपका जो ब्लड फ्लो होता है वो हार्ट मसल के अंदर वो बहुत ही स्लो तौर पे जा रहा होता है, या तो क्या होता है कंप्लीटली ब्लॉक हो जाता है ब्लड पूरा पहुंचने में, या फिर उसका जो है ना बहुत रिड्यूस हो जाता है ब्लड फ्लो। जब आपको ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ना उसकी कमी होती है, यानी ऑक्सीजन के साथ जो ब्लड होता है जो आपके आपके हार्ट तक जा रहा होता है, उसके अंदर जब लैकिंग होना शुरू होती है तो उसकी वजह से आपके जो हार्ट के टिश्यू होते हैं ना वो इफेक्ट कर जाते हैं। और वो जब हार्ट के टिश्यू इफेक्ट कर जाते हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि वो टिश्यू जो होते हैं ना वो डाई कर जाते हैं, यानी उसके अंदर नेक्रोसिस हो जाता है। और जब नेक्रोसिस हो जाता है तो आपका हार्ट अटैक हो जाता है। ठीक है। तो ये मेरा आपको बताने का मकसद है, ये चार चीजें जो होती है ना वो भी अरिथमिया को कॉज करती हैं। टेम्परेरी का तो मैंने वैसे ही आपको बता दिया कि उसके अंदर क्या होता है कि वो आपको टेम्परेरी के अंदर क्या होता है स्ट्रेस की वजह से हो जाता है सडन, तो वो टेम्परेरी होता है, वो आपका दोबारा से नॉर्मल पे जाता है। अब इसके ऊपर बात कर रहे थे मेंबर्स के अरिथमिया जो है ना, बेसिकली मैं आपको ये बताऊं कि इसके अंदर रिस्क फैक्टर के ऊपर बात कर रहे हैं कि स्मोकिंग है, अल्कोहल है, ओबेसिटी है, हाइपरटेंशन है, ये हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल है, ये जितने मैंने आपके सामने जो मेंशन किए हुए हैं। अब इसके ऊपर मैं आपसे ये वाली बात भी करना चाह रही हूँ कि फैमिली हिस्ट्री है, एजिंग है, कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज हो जाती है, तो उसके अंदर क्या होता है बेसिकली इस रिस्क फैक्टर पे मैं आपसे ये बात करना चाह रही हूँ। ये तो मैंने रिस्क फैक्टर सामने लिखे हैं। अब आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि हाई ब्लड प्रेशर जो होता है, हाइपरटेंशन होती है, ओबेसिटी होती है, कि किस तरीके से अरिथमिया को कॉज करेंगे, ये भी तो पता होना चाहिए। तो इसके ऊपर हम लोग बात करते हैं कि ये वाली चीज के ऊपर, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे हाई ब्लड प्रेशर के ऊपर बात करी, हाइपरटेंशन के अंदर क्या होता है कि जब बहुत ज्यादा हाई ब्लड प्रेशर रहता है ना मेंबर्स,
तो वो क्या करता है, हार्ट को फोर्स करने की, वो हार्ट को बहुत फोर्स कर रहा होता है, यानी वो बहुत ही मुशक्कत का काम कर रहा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपका जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है ना, वो उसका मसल जो होता है ना, वो थिक होना शुरू हो जाता है। जब ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा होता है ना, यानी प्रेशर से आ रहा है ब्लड, ठीक है ना, और लॉन्गर अरसे तक के लिए, तो इसके पता है कॉज अरिथमिया क्यों है, रिस्क फैक्टर क्यों है? वजह ये है, मैं आपको ये रीजन बता रही हूँ कि हाइपरटेंशन के यानी हाई ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा है, यानी ब्लड प्रेशर जो होता है ना वो प्रेशर के साथ आ रहा है, तो वो क्या करता है कि वो हार्ट को जो है ना, वो उसके अंदर उसको बहुत ज्यादा दिक्कत करनी पड़ रही होती है, बहुत ज्यादा मुशक्कत करनी पड़ रही होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उसका जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है ना हार्ट का, उसका मसल जो होता है ना वो मोटा होना शुरू हो जाता है। इस मोटे होने की वजह से, इस थिकनिंग की वजह से क्या होगा, आपको फाइब्रोसिस होगा, यानी स्कैरिंग हो जाएगी टिश्यू में, जिसकी वजह से क्या होगा, एक रुकावट सी बन जाएगी कि जो ब्लड जो है ना, जो स्मूथ फ्लो हो रहा था ना, हार्ट जो है वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स दे रहा होता है ना, तो उस स्मूथ फ्लो जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है ना, उसके अंदर डिस्टर्बेंस आ जाए। अब जैसे ही इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रप्शन आई, तो टाइम के साथ क्या होगा कि ये चीज आपकी एट्रियल फिब्रिलेशन कर देगी, जो मैंने आपको वो पहले बात बताई थी थोड़ी सी। अब इस चीज को आप आराम से इजीली रिलेट कर सकते हैं कि हार्ट हाइपरटेंशन है वो किस तरीके से आपकी चीज के अंदर, फॉर एग्जाम्पल आपका मसल थिक हो गया है, तो उसकी वजह से जो ब्लॉकिंग होगी है, तो वो एक फिजिकल बैरियर क्रिएट कर देगा, तो उसकी वजह से क्लॉटिंग होना शुरू हो गई, और वो क्लॉटिंग की वजह से स्ट्रोक हो जाएगा। तो हाइपरटेंशन जो होता है ना, इस तरीके से स्ट्रोक कॉज करती है। तो सबसे पहले आपका जो अरिथमिया हो रहा था ना, आपकी जो आपकी हार्ट बीट जो इरेगुलर हो गई है, तो वो इरेगुलर क्या होता है, वो अरिथमिया के ऊपर आ रहा होता है। अब वो अरिथमिया आपको ये चीज आपको एक साइन बता रहा होता है। और जब हम लोग उसकी फैमिली हिस्ट्री वगैरह लेते हैं, हाइपरटेंशन वगैरह उसका पता चला, तो उसके बाद हम जब फर्दर टेस्ट करते हैं, तो उसका हम लोगों को पता चल जाता है, हम उस चीज को इजीली रिलेट कर सकते हैं। तो यानी अगर हमें सबसे पहले उसकी अरिथमिया को नहीं, हमें सबसे पहले उसकी हाइपरटेंशन को उसको कंट्रोल करने की जरूरत होती है। अगर लॉन्गर टाइम तक हाइपरटेंशन को कंट्रोल नहीं किया गया, तो उसकी वजह से वो कंडीशन जो होती है ना, वो जानलेवा हो सकती है। यानी स्ट्रोक को कंट्रोल करने के लिए भी सबसे पहले हमें हाइपरटेंशन को कंट्रोल करना पड़ेगा। ठीक हो गया। अब उसके बाद हम बात करते हैं डायबिटीज पे। अब डायबिटीज जो होते हैं ना, मैंने आपको यहाँ पर नहीं लिखा है, लेकिन वैसे बता रही हूँ कि अरिथमिया के बाद डायबिटीज जो होती है ना, वो भी करती है। अब जब ब्लड शुगर किसी की हाई होगी ना, वो क्या करेगी, आपका फ्री रेडिकल्स जो होंगे ना, वो बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा बना देगी, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो होगा ना बहुत ज्यादा हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन ज्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से जो हार्ट होगा ना वो डैमेज हो जाएगा, उसके जो सेल्स होंगे। तो उसकी वजह से डायबिटीज बेसिकली क्या करती है, वो क्या करती है, एक नर्व जो होती है ना उनको डैमेज कर देती है, न्यूरोपैथी हो जाती है, जिसकी वजह से वो बता रही होती है हार्ट को कि वो या तो हार्ट बीट को फास्ट कर ले या वो स्लो कर दे, यानी अरिथमिया कॉज हो गया इससे। यानी अगर आपका शुगर लेवल आपने मेंटेन नहीं किया ब्लड शुगर को, तो इसकी वजह से फ्री रेडिकल्स हो गया, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो गया, इन्फ्लेमेशन होगी, तो आपका हार्ट से डैमेज होगा। तो यानी अरिथमिया का रिस्क फैक्टर ये भी है, डायबिटीज, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपके जो आयन चैनल्स होते हैं, जो पोटेशियम और कैल्शियम वगैरह जो फंक्शन जो आपको कर रहे होते हैं हार्ट के ऊपर, जो हार्ट की रिकवरी के लिए भी काम कर रहे होते हैं, जो क्यूटी इंटरवल पे जो मैंने आपको PQRS बताया, उसके अंदर ये इनका सोडियम चैनल का पोटेशियम का भी काम है, एक्शन पोटेंशियल जो करते हैं, वो मैं आपको कल भी आप इसको बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूंगी आपको, तो आपको इजीली और समझ में आ जाएगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, आपने अगर उस चीज को कंट्रोल नहीं किया, तो आपको अरिथमिया कॉज होगा। तो अरिथमिया आपको बता रहा होगा कि आपकी डायबिटीज को आपने कंट्रोल नहीं किया होगा, तो इसी वजह से वो हार्ट सेल उसके डैमेज होना शुरू हो जाएंगे। जब भी कहते हैं कि अगर शुगर को कंट्रोल नहीं करते ना, तो फिर इसके अंदर क्या होता है कि आपका हार्ट बहुत वीक हो जाता है। अच्छा, उसके साथ है एजिंग। एजिंग के अंदर क्या होता है कि जैसे जैसे हम लोग एज करते हैं ना, तो हार्ट का जो नेचुरल पेस मेकर होता है SNO, वो अपने सेल को लूज करना शुरू हो जाता है। जब सेल लूज होना शुरू हो जाता है ना, तो आपकी जो हार्ट रेट होता है ना, वो स्लो हो जाता है, यानी ब्रेडिकार्डिया हो जाता है। टिश्यू जो होता है ना, वो स्टिफ हो जाता है,
ठीक है ना। अब जो फैटी और फाइब्रस टिश्यू है ना, जो नेचुरली बिल्ड कर रहे होते हैं कंडक्शन सिस्टम, वो क्या करते हैं, वो शॉर्ट सर्किट क्रिएट कर देते हैं। और क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रिकल जो फ्लो आपके इलेक्ट्रिकल इम्पल्स सिग्नल दे रहा होता है ना, तो वो क्या होता है कि वो या तो उसको ब्लॉक कर देते हैं या तो बहुत स्लो कर देते हैं। तो इसकी वजह से ही एजिंग जो होता है ना, वो भी अरिथमिया का कॉज होता है। यानी जैसे जैसे हम एज करते हैं ना, तो उसके अंदर क्या होता है कि हमारा जो नेचुरल पेस मेकर होता है ना, ऐसे नोट, वो अपने सेल लूज करना शुरू कर देता है। अब क्या होता है, अल्कोहल और स्मोकिंग का मैंने लिखा हुआ। अल्कोहल क्या करता है, वो आपके हार्ट के ऊपर एक टॉक्सिसिटी क्रिएट कर रहा होता है, टॉक्सिक इफेक्ट देता है हार्ट सेल्स के ऊपर। जिसकी वजह से क्या होता है, ये मैं आपको इससे बता सकती हूँ कि अल्कोहल और स्मोकिंग जो है ना, वो इस तरीके से इसका रिस्क फैक्टर है। ये क्या करता है कि एक सिंड्रोम कहलाता है हॉलिडे हार्ट सिंड्रोम, जिसके अंदर क्या होता है कि एट्रियल फिब्रिलेशन जो होती है ना, एक्यूट हो जाती है। जब हम ड्रिंक कर रहे होते हैं ना, तो इसकी वजह से जो होता है ना, जो ब्लड की जो फ्लो होता है ना, उसके अंदर क्लॉट्स बनना शुरू हो जाते हैं, वो एक्यूट एट्रियल फिब्रिलेशन होना शुरू हो जाती है। तो इसको हम लोग कहते हैं, इस डिजीज को हॉलिडे हार्ट सिंड्रोम कहते हैं। इसका इसकी वजह से आपका जो हार्ट का मसल है ना, आपका जो पूरा स्ट्रक्चर है, वो इतना वीक हो जाता है लॉन्ग टर्म में, जब आप बहुत ज्यादा ड्रिंकिंग कर रहे होते हैं। तो उसका जो हार्ट होता है ना, उसके जो मसल्स होते हैं ना, वो इनलार्ज हो जाता है, मायोपैथी हो जाती है, जिसकी वजह से हार्ट जो होता है ना, स्ट्रेच कर जाता है और उसको पंप करने में जो है ना, वो अपनी एबिलिटी को खो देता है। तो आपको ये पता चल रहा है कि ये चीजें कितनी खतरनाक होती हैं। तो ये चीजें जो है ना आपकी, वो कॉज कर देती है। मेंबर्स, अभी नमाज हो रही, दो अजान के ऊपर 2 मिनट का ब्रेक देते हैं। वेलकम बैक मेंबर्स। जी मेंबर्स, हम लोगों ने स्मोकिंग अल्कोहल पे बात करी, अभी स्मोकिंग के ऊपर बात कर रहे थे। स्मोकिंग के अंदर बेसिकली क्या होता है, सिगरेट्स में निकोटीन वगैरह होता है। तो जितने भी केमिकल्स होते हैं जो स्मोकिंग के ऊपर आप कर रहे होते हैं, वो भी क्या करते हैं, आपकी हार्ट बीट को इरेगुलर कर देते हैं और आपको हार्ट जो मसल्स होता है ना, वो वीक कर देते हैं। तो ये भी आपका अरिथमिया कॉज कर देता है। कोलेस्ट्रॉल लेवल तो मैंने आपको वैसे ही बता दिया। एक और चीज चाहिए थी, कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज। ये क्या होता है कि जैसे कुछ बच्चे पैदा होते हैं, उनका ना हार्ट डिफेक्ट्स होता है। यानी किसी के हार्ट में जो होते हैं ना, वो होल्स होते हैं, ठीक है। और किसी को वॉल्व का इशू होता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो दे रहे होता है ना हार्ट, उसके अंदर आपको क्या होगा कि उसके अंदर एबनॉर्मलिटी आएगी। जिसकी वजह से क्या होता है कि जितने जो चैम्बर्स होते हैं ना हार्ट के, वो इनलार्ज हो जाएंगे। तो उसकी वजह से आपकी जो है ना, बच्चे की वजह, इसकी चीज की वजह से उसको जो होता है ना, वो अरिथमिया कॉज हो जाता है। यानी किसी को इरेगुलर हार्ट बीट्स हो रही होती है, किसी को जो होते हैं ना, वो फास्ट हो जाती है, किसी की स्लो हो जाती है। तो ये इस वजह से हो रहा होता है। यानी किसी का खुदा ना खास्ता अगर कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज होती है, तो उसकी वजह से होता है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम लोग बात करते हैं मेंबर्स, इसके
सिम्टम्स के ऊपर। तो इसके अंदर ये सारी चीज़ें जो मैंने आपसे शेयर की, तो उसके ऊपर मैंने आपको बताया था कि इसकी वजह से चेस्ट पेन होता है, इसको पैल्पिटेशन हो रही होती हैं, किसी को सांस लेने में दुश्वारी होती है, किसी को बेहोशी तारी हो जाती है, कोई बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है और किसी को चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। ये सारे सिम्टम्स होते हैं जो अरिथमिया के ऊपर हो रहे होते हैं उसको। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आप इसकी डायग्नोसिस के ऊपर बात कर लेते हैं हम लोग कि डायग्नोसिस के अंदर अरिथमिया के ऊपर क्या होता है। कि सबसे पहले इसके लिए 3 चीज़ें होती हैं। डायग्नोसिस ऑफ अरिथमिया के ऊपर हम बात करें, ये किस चीज़ों पे, ये 3 कंबाइंड चीज़ों पे डिपेंड करता है। इसके अंदर हम अरिथमिया कैसे डायग्नोस करते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि कंबाइंड अप्रोच के ऊपर सबसे पहले हम ईसीजी लेते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। वो जो वेव की रिदम का मैंने बताया था ना आपको, क्यूआरएस, यानी नीचे डाउनवर्ड फिर अपवर्ड फिर डाउनवर्ड, उसके अंदर एक तो ईसीजी के जरिए आपको पता चलता है। ठीक है, और उसके साथ होल्टर मॉनिटरिंग का लिखा हुआ है, ये मैं आपको अभी और एक्सप्लेन करती हूँ होल्टर मॉनिटरिंग के ऊपर। जो क्या करेगा, होल्टर मॉनिटरिंग क्या करेगा, आपकी जो इरेगुलर हार्ट बीट्स होंगी ना, उसको आइडेंटिफाई कर लेगा। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले जो ईसीजी करी जाएगी वो फर्स्ट लाइन टेस्ट होता है। तो क्या अगर वो जो ईसीजी करेगी उसने कोई इवेंट को मिस कर दिया, तो हम क्या करते हैं 24 से 24 आवर का जो है ना 7 डेज तक होल्टर मॉनिटरिंग करते हैं, ताकि जो पैल्पिटेशन की जो एपिसोड्स है ना, जो उसको चक्कर आ रहे हैं, वो उसको हम लोग जो है ना वो आइडेंटिफाई कर सकें और उसको मेंशन करके फिर हम लोग जो है ना फर्दर डायग्नोस कर सकें कि अरिथमिया हो रहा है उसको। ठीक है, तो होल्टर मॉनिटरिंग के अंदर बेसिकली क्या करते हैं कि हम लोग सबसे पहले तो हमने ईसीजी कर दी। जो ईसीजी क्या करेगी, वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो होगी ना वो हार्ट की वो बताएगी, जिसके जरिए हमें स्ट्रक्चरल इशू का आइडेंटिफाई कर लेंगे। हमें ये उसके सिम्टम्स के जरिए हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि हमें एरिथमिया किसी को पेशेंट को हो रहा है। ठीक है, अब क्या करा, मैंने आपसे बात करी होल्टर मॉनिटरिंग के। होल्टर मॉनिटरिंग क्या होता है, 24 आवर की होती है, 24 आवर से लेकर 7 डेज तक की होती है। अब उसके अंदर क्या होता है कि पोर्टेबल ईसीजी रिकॉर्डिंग होती है होल्टर मॉनिटरिंग बेसिकली। इसके अंदर क्या करते हैं हम, 1 दिन से लेकर 2 दिन तक 24 से 48 घंटे हम क्या करते हैं उसकी हार्ट रिदम की डेली असेसमेंट करते हैं। और ज्यादा से ज्यादा हम लोग जो होल्टर मॉनिटरिंग जो है वो 7 डेज तक भी कर सकते हैं, 14 डेज तक भी कर सकते हैं। ठीक है, मोर इफेक्टिव जो है ना हम लोग जो करते हैं ना वो 24 आवर तक के लिए करते हैं, कि उसके अंदर हम लोग डिटेक्ट करते हैं। जो पैराओजिमल का मैंने आपको बताया था ना, जिसके अंदर एकदम इंटरमिटेंट एकदम अरिथमिया जो हो रहा होता है, सडन एपिसोड जो हो रही होती है पैराओजिमल की, जो मैंने टैकीकार्डिया की बताई थी, उसके अंदर एकदम सडन होती है, एकदम स्टॉप होती है, और जो एट्रियल फिब्रिलेशन होगी, क्लॉटिंग वगैरह होगी, तो वो क्या होता है जो आपको स्ट्रोक के बाद होती है, वो चीज़ों को वो डिटेक्ट कर लेता है। आप पूरा आप उसको एक रिकॉर्ड आपको बता देता है होल्टर मॉनिटरिंग क्या होता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या होता है फिर उसकी क्लिनिकल हिस्ट्री। तो उसकी क्लिनिकल हिस्ट्री के जरिए भी हमें डायग्नोस हो जाता है कि अरिथमिया उसको है। तो हम जो सारी चीज़ें मैंने आपसे जो बताई थी रिस्क फैक्टर के अंदर, हाइपरटेंशन का भी जिक्र किया, डायबिटीज़ का भी जिक्र किया, ओबेसिटी भी होती है उसके अंदर, अल्कोहल की उसकी कंजप्शन है, स्मोकिंग की वजह से भी हो रहा है। तो सारी चीज़ों को हम मेंशन करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग उसको कंफर्म कर देते हैं कि उसको अरिथमिया हो रहा है। ठीक है, तो उसकी वजह से हम लोग जो मैंने आपसे रिस्क फैक्टर आपसे बताए थे कि एट्रियल फिब्रिलेशन के अंदर इरेगुलर हार्ट बीट हो रही है, तो हम फर्दर चीज़ों को फिर और आइडेंटिफाई करते हैं। लेकिन सबसे पहले हम ये डायग्नोस करते हैं कि अरिथमिया उसको है या नहीं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि ये सारी चीज़ें तो मैंने आपको बता दी। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग इसकी ट्रीटमेंट ऑप्शन के ऊपर बात कर लेते हैं कि अब इसके ऊपर ट्रीटमेंट ऑप्शन के अंदर इसके अंदर क्या-क्या होता है। पर इतने अगर किसी को हुआ, अब ये तो इससे तो कंफर्म हो गया। अब इसके अंदर ट्रीटमेंट क्या-क्या देंगे? अब इसके अंदर क्या होता है, हम लोग मेडिकेशंस भी देते हैं, पेसमेकर भी इस्तेमाल करते हैं, किसी को लॉन्ग पे हो रहा होता है, और डिफिब्रिलेटर का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। अब सबसे पहले पेसमेकर के ऊपर बात कर लेते हैं। पेसमेकर क्या होता है कि बैटरी होती है छोटी-सी। अब इसके अंदर क्या होता है कि जो आपकी जो हार्ट बीट जो होती है ना इर्रेगुलर हो गई या स्लो हो गई, जो आपको अरिथमिया हो गया, वो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स देगा हार्ट को, क्योंकि हार्ट को जो है ना डेफिनेटली बात है उसके ऐसे नोड के अंदर डिस्टर्बेंस आई है, तो वो ऐसे नोड जो नेचुरल पेस मेकर है ना उसके बजाय वो एक पेस मेकर जो है ना वो उसका वर्क करेगा। यानी ऐसे नोड के अंदर आपकी डिस्टर्बेंस आई है तो इसकी वजह से आपको अरिथमिया कॉज हो रहा है, तो उसके बजाय हम लोग
एक आर्टिफिशियली जो पेस मेकर है वो आपको इंस्टॉल कर देते हैं। ठीक है, तो फिर क्या होता है कि आपका जो हार्ट होता है ना वो आराम से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है और पंप भी प्रॉपरली कर रहा होता है। कि किसके लिए करी जाती है? जिनका हार्ट रेट बहुत स्लो हो जाता है, ब्रैडिकार्डिया, उनके लिए कही जाती है। जिनका हार्ट ब्लॉक ब्लॉक कर जाता है, जो जिसकी वजह से उनकी रिदम जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाती है, उसके लिए भी हम लोग पेस मेकर वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। अब पेस मेकर क्या होता है? ये आपकी जो डिवाइस होती है ना, इसके अंदर पल्स को जनरेट करता है, क्योंकि बैटरी होती है ना, वो एक कंप्यूटर सर्किट की तरह। तो वो क्या करती है, पल्स को जनरेट करता है और वो हार्ट मसल को कनेक्ट कर लेता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हार्ट के अंदर जो है वो रिदम आपको आराम से वो दे रहा होता है, और ब्लड जो है ना वो पंप जो है ना वो बहुत अच्छी तरीके से वो कर रहा होता है। यानी उसके अंदर डिस्टर्बेंस के बाद ऐसे नोट के बजाय हम लोग पेस मेकर को इसलिए इस्तेमाल करते हैं। अब इसके अंदर जो पेस मेकर आते हैं ना, वो कई तरीके के आते हैं। जैसे यानी एक सिंगल चैम्बर के आता है, जिसके अंदर क्या होता है, वो अपर और लोअर चैम्बर जो है ना हार्ट का, उसको लीड करेगा, सिंगल चैम्बर के जो पेस मेकर होंगे। ठीक है, एक होता है डुअल चैम्बर। वो क्या होता है कि आपका जो राइट एट्रियम होता है या फिर राइट वेंट्रिकल होता है, उन दोनों को जो है वो लीड करता है। तीसरा क्या होता है, एक होता है बाय वेंट्रिकल, कि तीन लीड करता है। आपके जो हार्ट फेलियर हो रहे होते हैं ना, उसके ऊपर लीड कर रहा होता है, तीन के ऊपर। तो ये आपके दोनों वेंट्रिकल्स होते हैं ना, उसके ऊपर काम करता है। तो इस तरीके के पेसमेकर आपके लिए जो है ना वो कई किस्म के हैं, जिसके अंदर मैंने आपसे बताया है कि जिसके अंदर एक तो आपका सिंगल चैम्बर का होता है, डुअल चैम्बर का होता है, एक बायवेंट्रिकल का होता है। ठीक है, अब इसके ऊपर डिफिब्रिलेटर का मैंने बताया कि इसके जरिए हम अरिथमा को कंट्रोल कर लेते हैं। ये भी ट्रीटमेंट का डिफिब्रिलेटर क्या होता है कि लाइफ सेविंग ये भी डिवाइस होती है। इसके जरिए क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल शॉक दिए जाते हैं हार्ट को। जो आपकी जो नॉर्मल रिदम होती है ना, जो कार्डिक अरेस्ट की वजह से आपकी मुतासिर हो जाती है और वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो रही होती है, तो डिफिब्रिलेटर बेसिकली क्या करता है, ये मेडिकल डिवाइस है कि क्या करता है, आपको इलेक्ट्रिक शॉक देता है हार्ट को। ठीक है, और ये बेसिकली आपके लिए ये एक रेस्क्यू के तौर पे काम कर रहा होता है। तो डिफिब्रिलेटर आपको जो है ना आपके हार्ट को, जो बीटिंग आपकी नॉर्मल नहीं रहती है, नॉर्मल हो जाती है, उसकी जो फ्लटरिंग हो रही होती है, उसके अंदर जो क्लॉटिंग आती है, उसको स्टॉप करता है। और हार्ट को जो है ना ये अलाउ करता है कि वो जो आपका जो नेचुरल पेस मेकर है ना, उसको रीसेट करते हैं, जिसकी वजह से वो इफेक्टिवली रिदम कर सके। तो डिफिब्रिलेटर बेसिकली काम ये करता है। ठीक है, अब उसके ऊपर हमने बात करी थी कि अरिथमिया के अंदर जो है ना मेडिकेशन जो होती है ना, इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। ये क्या करती है, आपकी जो हार्ट रिदम होती है ना उसको मैनेज करती है। कैसे? कि आपकी जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होती है ना उसको अल्टर करती है, कि आपका जो हार्ट रेट होता है ना बहुत ज्यादा जो तेज चला गया उसको रिड्यूस करती है और नॉर्मल के ऊपर लाने की उसको कोशिश करती हैं, जो उसकी रिदम होती है। तो ये जो मेडिकेशन होती है ना वो ऐसे अरिथमिया के लिए ऐसे काम कर रही होती है। वो क्या करती हैं, वो बेसिकली उनका जो टारगेट होता है ना वो आयन चैनल्स पे होता है, जो मैंने आपको बताया ना कि सोडियम पोटेशियम और कैल्शियम का ये जो चैनल्स होते हैं ना ये काम कर रहे होते हैं। वो क्या करती है, इसको स्लो करती है, उसकी इलेक्ट्रिक कंडक्शन को। और कैसे स्लो करती है कि वो हार्मोन्स जो होता है ना, जो एड्रेनलिन, जो आपका हार्मोन्स है, उसको क्या करती है, ब्लॉक करती है। इसके अंदर कौन कौन सी मेडिकेशन यूज हो जाती है? इसके अंदर बीटा ब्लॉकर्स को यूज करते हैं हम लोग, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स को यूज करते हैं, एंटी अरिथमेटिक मेडिसिन को यूज करते हैं, जिसके अंदर अमेट्रोन की जो मेडिसिन आती है वो बेसिकली ये होती है। सोडियम चैनल्स वगैरह की जो मेडिसिन होती है वो क्या करती हैं, आपकी इलेक्ट्रिकल कंडक्शन को जो है ना हार्ट मसल को उसको स्लो कर देती है, स्पीड को। और इसके अंदर क्या होता है कि बीटा ब्लॉकर्स वो क्या करेंगी, वो आपकी हार्ट की जो सेंसिटिविटी होती है एड्रेनलिन की जो होती है उसको स्लो कर देती हैं, डिक्रीज कर देती हैं, जिसकी वजह से आपका हार्ट रेट जो होता है ना वो स्लो हो जाता है, आपके जो ब्लड प्रेशर होता है ना उसको रिड्यूस करती है। इसके अंदर बीटा ब्लॉकर्स के अंदर मेटोप्रोलोल वगैरह मेडिसिन आती है, एडिनोलॉल। और तीसरी जो मेडिसिन मैंने आपसे कहा पोटेशियम चैनल ब्लॉकर की, वो क्या करती हैं, आपकी पोटेशियम चैनल को ब्लॉक करती हैं। वो क्या करती हैं, आपके इलेक्ट्रिक पोटेशियम चैनल को ब्लॉक करके आपके इलेक्ट्रिकल सिग्नल को स्लो करेंगी, जिसकी वजह से आपका हार्ट का जो रिदम होगा वो नॉर्मल पे चला जाएगा। इसके अंदर अमेट्रोन की मेडिसिन आती है, स्टेलोल की मेडिसिन आती है। कैल्शियम चैनल की ब्लॉकर जो होती है वो क्या करती है, कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करती है।
आपका हार्ट रेट को स्लो करती हैं। और फिर ये किस लिए यूज की जाती है? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो होती है ना, जो आपकी, जो मैंने एट्रियल फिब्रिलेशन की बात की थी ना, जिसके ना क्लॉटिंग हो जाती है, उसके लिए हम यूज करते हैं, जिसके अंदर वेराम्पिल वगैरह की मेडिसिन आती हैं। और डाइजोक्सिन, दूसरे एजेंट्स में जो हम लोग यूज करते हैं, वो डाइजोक्सिन जो होती है ना, उसको भी हम इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो होता है ना, उसको स्लो करके आपका जो है ना, उसकी वजह से भी यूज करते हैं। इस ट्रीटमेंट का पर्पस क्या होता है? बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि हार्ट रेट जो होता है ना, उसको स्लो करते हैं, जो कि बहुत ज्यादा फास्ट हो रहा होता है, जैसे कि एट्रियल फिब्रिलेशन में होता है ना, उसके ना इरेगुलर हो जाती है, रिदम को कंट्रोल करते हैं, ताकि हार्ट की जो रिदम इरेगुलर होगी उसको रिस्टोर करके दोबारा नॉर्मल के ऊपर लेके जाए। ठीक है, तो ये चीजों के ऊपर हम लोग ऐसे बात करते हैं। अब उसके बाद ये मैंने आपसे पेसमेकर आपसे ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर लिया कि आप देख सकते हैं, ये पल्स जनरेटर, ये पल्स जनरेट कर रहा है, जो आपकी रिदम आपकी डिस्टर्ब हो गई थी, और जो आपका एसओ नोड ने काम करना छोड़ दिया था, उसने पेसमेकर ने आपको दोबारा से रिस्टोर कर दिया। ठीक है, ये कंप्यूटराइज्ड डिवाइस है, जो मैंने आपको बताया कि आपकी हार्ट बीट को सीक्वेंस में लाती है। अच्छा, लाइफ स्टाइल चेंजेस के जरिए आप अरिथमिया को कैसे आप उस चीज को कर सकते हैं कि अगर हम स्ट्रेस को मैनेज करते हैं, जो मैंने आपसे पहले ही बात करी थी, तो स्ट्रेस को अगर हम मैनेज कर लेते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, आपका अरिथमिया जो है ना, वो काफी हद तक कंट्रोल हो जाता है। आपकी स्लीप क्वालिटी जो होती है ना, वो बहुत मेजर करती है। तो आप जो है ना, स्लीप क्वालिटी को अगर हम वो करते हैं, बेहतर करते हैं, तो उसकी वजह से भी क्या होता है, आपका अरिथमिया जो है ना, वो बेटर हो सकता है। ठीक है, आप स्टिमुलेंट्स जो है, जो जो चीज़ें ट्रिगर कर रही हैं उस चीज़ को, आप उसको अवॉइड करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, खुदा ना खास्ता मैं आपसे बात कर रही हूँ, जैसे मैंने आपसे डायबिटीज़ की बात करी थी, जैसे हाई ब्लड प्रेशर की बात करी थी, कोलेस्ट्रॉल लेवल किसी का बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो जो चीज़ें स्टिमुलेट कर रही है ना, जो ट्रिगर कर रही हैं, आप उसको अवॉइड करेंगे, तो आपकी लाइफ स्टाइल की चेंजेस की वजह से आपका अरिथमिया कंट्रोल हो सकता है। ठीक है, चौथी चीज़ है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज अगर आपकी बॉडी, आप लोग जो है डेली उस चीज़ को ऑप्ट करते हैं, तो उसकी वजह से आपका वेट भी मेंटेन रहेगा। तो जब आपकी वेट मेंटेन रहेगा, आप अपने कोलेस्ट्रॉल को नोट डाउन करेंगे, चेक करेंगे, कंट्रोल करेंगे। अब खुद किसी को डायबिटीज हो गया, उसको शुगर को कंट्रोल करेगा, तो उसकी वजह से वो अरिथमिया को कंट्रोल कर सकता है। और अगर अरिथमिया कंट्रोल हो गया, तो फिर आपको जो अंडरलाइन कंडीशन जितनी हमने डिस्कस करी, उसको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। जी मेंबर्स, ये था आज की हमारी वर्कशॉप। अब आपका कोई इस चीज़ पे क्वेश्चन है, तो काइंडली आप प्लीज़ मुझे पूछें, तो फिर उसके बाद हम लोग जो है वो कल जो है वो अपनी फाइनल डे करेंगे। जी मेंबर्स, आपका कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ पूछें। एनी क्वेश्चन? थैंक यू। ठीक है, हम लोग कल इंशाल्लाह ताला मिलते हैं, और फिर हम लोग फर्दर जो है वो इसके ऊपर बात करेंगे। थैंक यू सो मच।